Hello and good morning everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So today 31st December 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो नाउ अयोध्या एयरपोर्ट टेक्स ऑफ अहेड ऑफ जनवरी 22. अब आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को यहाँ पर क्या होने वाला है. इसी के चलते यहाँ पर जो अयोध्या एयरपोर्ट्स है और जितने भी यहाँ पर टोटल 46 प्रोजेक्ट्स थे और जितने भी रेलवे स्टेशन थे उनको रिवैम्प किया गया है. तो उन सारे रिवैम्प रेलवे स्टेशन का एंड 46 प्रोजेक्ट्स का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया है कल. ओके, सो प्राइम Minister says world is waiting for the consecration of Ram Temple. He also inaugurates the revamped railway station and 46 projects. तो यहाँ पर अभी इनका रिवैम्पेशन सारी चीजें हुई हैं. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. वो तो थोड़ी सी एक अपडेट थी हमारे लिए, न्यूज़ थी. यहाँ से वो आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें आती हैं. तो पहला आर्टिकल क्या कहता है, सेंसस पोस्टपोन अगेन टू बी डिलेड टिल एटलीस्ट अक्टूबर नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं सेंसस की अगर हम बात करते हैं सो हर साल मतलब हर 10 साल बाद क्या होता है, आपका सेंसस होता है ना, जनगणना जिसको हम हिंदी में कहते हैं. अगर हम पूरा अपना ओल्ड डेटा उठाकर यहाँ पर देखें तो सिंस 1881 से यहाँ पर लगातार 10 सालों में क्या हो रहा है, यहाँ पर सेंसस हो रहा है. आपका 1881 में हुआ, फिर 1891 में हुआ, फिर फिर यहाँ पर 1901 आ जाएगा. तो इससे हमने यहाँ पर देखा कि लगातार हर 10 साल में क्या होती है, आपकी जनगणना होती है. अब लास्ट आपका कब हुआ था, 2011 में. 2011 के बाद कब होना था, यहाँ पर 2020 में होना था और डेटा हमारे सामने 2021 में रिप्रेजेंट होकर आना था. लेकिन क्या होता है आपका 2020 में यहाँ पर आपका कोविड आ जाता है. कोविड के कारण इसे क्या किया जाता है, आपका पोस्टपोन किया जाता है. क्या किया जाता है, आपका पोस्टपोन किया जाता है. अब ये क्या हो रहा है आपका 2023, आज लास्ट है 31 दिसंबर 2023 का आज साल का आखिरी दिन है. और इस साल भी आपका 2023 में मतलब 3 साल हो चुके हैं, अब तक सेंसस कंडक्ट नहीं हुए. ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन से पहले क्या होंगे, आपके सेंसस कंडक्ट करवाए जाएंगे. बट फिर से अभी यहाँ पर ये हमें देखने को मिला है कि इट इज़ द 9th सच एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन. यहाँ पर ये था कि 30 जून तक क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्शन होने से पहले आपके 2024 में इलेक्शन है. इलेक्शन होने से पहले क्या होगा, आपका यहाँ पर जो सेंसस है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा. लेकिन फिर से इसे एक्सटेंड कर दिया गया है. इट इज़ अ 9th एक्सटेंशन, आपको ये याद रखना है. फर्दर में भी यहाँ पर इसको एक्सटेंशन और मिल सकता है. सो इट इज़ अ 9th एक्सटेंशन अंडर द, जिसमें जो डेडलाइन है उसे अब अक्टूबर तक कर दी गई है. कि मतलब अक्टूबर तक क्या होगा, आपका जो नेक्स्ट सेंसस होने वाला है वो यहाँ पर हो जाएगा. क्योंकि अभी आप सबको पता है कि 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में. व्हाट इज दिस 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इट इज अ नारी शक्ति वंदन अधिनियम. आप सभी को पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके तहत यहाँ पर जो विमेन्स हैं उन्हें 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है इन अ स्टेट असेंबली एंड लोकसभा. आपकी जो जनरल असेंबली पार्लियामेंट में यहाँ पर 33% आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. तो ये आपका इंप्लीमेंट कब होगा, ये इंप्लीमेंट कब होगा, जब आपका सेंसस कंडक्ट हो जाएगा और डिलिमिटेशन होगा. तो आफ्टर द डिलिमिटेशन यहाँ पर ये जो आपका 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है इसे यहाँ पर क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा. बट उससे पहले ये इंप्लीमेंट नहीं होगा. तो अभी आपने देखा कि अगर सेंसस में डिले होगा तो इसके इंप्लीमेंटेशन में भी क्या होगा, आपका डिले होगा. ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. नाउ अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ सेंसस के बारे में. तो सेंसस क्या होता है, सो पॉपुलेशन सेंसस प्रोवाइड बेसिक स्टैटिक्स ऑन द स्टेट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, डेमोग्राफी, कल्चर एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एट लोकल, रीजनल एंड नेशनल लेवल. यहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन सेंसस की जो हम बात करते हैं ये एक बेसिक स्टैटिक्स प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, डेमोग्राफी क्या है, कल्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है आपका लोकल, रीजनल और नेशनल लेवल पर. ओके, सो बिगनिंग इन द ईयर 1872 व्हेन द फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड नॉन सिंक्रोनसली, द सेंसस इनोमरेशन एक्सरसाइज इन इंडिया इज कैरिड आउट इन एवरी 10 ईयर. हर 10 साल में आपका क्या होता है, सेंसस यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है. ओके, फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो सिंक्रोनस सेंसस हुआ था, कब हुआ था, 1881 में. आपका जब हमारा
ब्रिटिश रूल था, उस टाइम पर ये सेंसस आपका हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस आपका यूनियन लिस्ट की एंट्री 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया में क्या है आपका यहाँ पर लिस्टेड है। सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। यहाँ पर सेंसस किसके अंडर कंडक्ट होता है आपका, सेंसस एक्ट 1948 है, इस एक्ट के अंदर ये जो प्रोविजन है यहाँ पर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। ओके, सो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर होगा। और थोड़ी बात कर लेते हैं तो इसमें मेनली क्या होता है, जैसे कि पर्सन की जो आइडेंटिटी है, उसका जो एज है, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस, मदर टंग, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। और ये जो पूरा पॉपुलेशन होता है उसका हाउसिंग सेंसस भी किया जाता है गैप ऑफ 6 to 8 months के बीच में। तो ये पूरा सेंसस आपका यहाँ पे कैरिड आउट कराया जाता है। मेनली मतलब ये 2 फेज में होता है, जो सेंसस आपका होता है वो 2 फेज में होता है, 2 फेसेस में। फर्स्ट में क्या होता है आपका हाउस लिस्टिंग की जाती है, हाउसिंग सेंसस किया जाता है कि आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं, या आपका खुद का घर है या फिर आप रेंट लेकर रह रहे हैं। ओके, फिर सेकंड आता है आपका पॉपुलेशन इनोमरेशन। पॉपुलेशन इनोमरेशन में क्या होता है आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है ना, लाइक आपका एज, स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, ये सारी चीजें आपका पॉपुलेशन इनोमरेशन में आता है। तो ये 2 फेज होते हैं जिस फेज के तहत आपका जो सेंसस है वो कंडक्ट कराया जाता है। अब ये जो आपका 2024 का सेंसस है, इसमें हम कह रहे हैं कि आपका ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन सेंसस यहाँ पर होगा। तो अभी हम यहाँ पे फर्दर देखते हैं क्या सारी चीजें निकल कर आती हैं, बट आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज रेसलर विनीश फोगट रिटर्न खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड। अब देखिए यहाँ पर जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर जो चार्जेस एलिगेशंस लगाए गए थे, है ना, तो इसी के चलते जितने भी हमारे मल्टीपल चैंपियंस हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट और चैंपियंस हैं, उन्होंने क्या किया है इस प्रोटेस्ट में, जैसे कि अभी हमने देखा था जो साक्षी मलिक जो आपकी मेडलिस्ट थी, बजरंग पूनिया, इन सब ने यहाँ पे क्या किया, प्रोटेस्ट किया। और इसी के प्रोटेस्ट के चलते ये जितने भी आपके रेसलर्स हैं वो अपना जो एक तरीके से अवार्ड है वो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं। सो मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनीश फोगट ऑन सैटरडे रिटर्न हर खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड। उन्होंने क्या किया, अपना जो खेल रत्न और अर्जुना अवार्ड था उसको रिटर्न कर दिया है, क्योंकि उन्हें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था वहां तक जाने से रोक दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट है अभी भी चल रहा है। तो देखिए, एज मार्क ऑफ प्रोटेस्ट शी लेफ्ट द अवार्ड और कर्तव्य पथ एंड दे वर लेटर पिक्ड अप बाय दिल्ली पुलिस। मिसेस फोगट अलॉन्ग विद ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक एंड बजरंग पूनिया। तो यहाँ पर जितने भी मेडलिस्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर मेनली हुआ केस, आप सभी को पता है कि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह थे, उनके ऊपर यहाँ पे चार्जेस लगाए गए, एक्यूज्ड है ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट। और यहाँ पर उनके साथ साथ यहाँ पे 3 ग्रैपलर्स थे। बट यहाँ पर अभी ये इसी के चलते जो साक्षी जी हैं, मिसेस साक्षी, उन्होंने ये अनाउंस किया कि अब वो क्या करेंगी, रेसलिंग से जल्द ही यहाँ पर रिटायर ले लेंगी। उसी के चलते आप ये देखेंगे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, उन्होंने जो आपका अभी क्या हुआ है, आपका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के न्यू चीफ यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, मिसेस संजय सिंह। तो अभी यहाँ पर जो हमारा बात करते हैं किसकी, होम मिनिस्ट्री है, मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने इस पैनल को सस्पेंड कर दिया गया है। जो न्यूली इलेक्टेड पैनल था, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसे अभी यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है कुछ दिनों के लिए। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विल हैव टू फैक्टर इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शन ग्लोबली। अब देखिए, जो आपका ये नया साल आने वाला है 2024, इस साल यहाँ पर बहुत सारे इलेक्शन होने वाले हैं। इंडिया में आपका इलेक्शन है, यहाँ पर बांग्लादेश में यहाँ पर इलेक्शन है, भूटान में इलेक्शन है, पाकिस्तान में इलेक्शन है। तो आपकी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इवन यूएस में भी आपका इलेक्शन होने वाला है। तो कहीं पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, कहीं पर आपका पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये जो आपका 2024 होगा, ये फुल ऑफ यहाँ पर इलेक्शन सीरीज होगा। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इलेक्शन होंगे, इट मीन्स आपकी गवर्नमेंट चेंज होगी। गवर्नमेंट चेंज होगी तो जो ये गवर्नमेंट चेंज होगी तो उनके साथ हमारे रिलेशन कैसे होने वाले हैं, इस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आपका सामने आ जाता है। सो नियरली 60 कंट्रीज विच अकाउंट फॉर द 4th ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विथ विल होल्ड क्रूशियल पोल्स इन 2024। मतलब देखिए, नियरली 60 कंट्रीज, यहाँ पर नेबरिंग कंट्रीज की हमने बात कर ली, बट उन नेबरिंग कंट्रीज के साथ यहाँ पर आपकी टोटल वर्ल्ड में 16 कंट्रीज हैं जहाँ पर 2024 में उनके क्रूशियल्स आपके इलेक्शंस होने वाले हैं। वाइल इलेक्शन इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अपीयर्स टू हैव अ क्लियर फेवरेट्स, न्यू दिल्ली विल बी क्लोजली वॉचिंग आउटकम्स इन द यूएस एंड EU एज वेल एज डेवलपमेंट्स इन ग्लोबल साउथ बिग पावर्स। तो यहाँ पर आपकी जो ग्लोबल साउथ में जितनी भी बिग पावर्स है वहाँ पर भी आपका इलेक्शन होने वाला है।
यूएस में यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है आपका, यूरोपियन यूनियन की जो वेरियस कंट्रीज हैं, इवन ब्रिटेन में भी आप देखेंगे जो यूके की पार्लियामेंट है वो आपकी नेक्स्ट ईयर यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी दिसंबर 19 तक। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कंजर्वेटिव पार्टी के साथ अभी जो चल रहा है, तो क्या ये अपॉर्चुनिटी मतलब हम इलेक्शन होने से पहले, वहाँ की जो पार्लियामेंट डिसॉल्व होने से पहले इसको हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना। उसके बाद हम फ्रांस की बात करते हैं जो यूएनएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। सो यूरोपियन पार्लियामेंट में ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। तो 2024 में आपकी हर एक कंट्री मतलब टोटल नियरली 60 कंट्रीज है जहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में यहाँ पर कौन से फैक्टर्स हमें और इंक्लूड करने होंगे जिसके कारण हम इन सारी चीजों से डील कर सकें। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज पीएम विजिट्स 10th कोर बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला एलपीजी स्कीम इन अयोध्या। अब देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है कि जितने भी रेलवे स्टेशन थे और एयरपोर्ट्स थे अयोध्या में, वो उन्हें रिवैम्प किया गया है और उनका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसी के चलते वो अभी कहाँ गए हैं, वो अयोध्या में हैं। कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम मोदी जी मतलब एक तरीके से सरप्राइज विजिट कह सकते हैं। सो पीएम विजिट 10th कोर बेनिफिशियरी, यहाँ पर जो 10th करोड़ बेनिफिशरीज उज्ज्वला एलपीजी स्कीम के मतलब जो बेनिफिशरीज थे उनके घर गए, उनसे यहाँ पर बातचीत हुई। तो देखिए यहाँ पर तो ये सिर्फ इतना सा अपडेट है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। इसे आप जीएस पेपर 2 से लिंक कर सकते हैं। सो ये आपका मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन टू पुअर हाउस होल्ड। जितने भी आपके पुअर हाउस होल्ड्स हैं वहां पर हमें एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करना, ये इस स्कीम के अंडर का मेन टारगेट था। ये आपका फर्स्ट आता है। उसके बाद हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला जो योजना है इसका सेकेंड पार्ट भी आता है। सो इट एम टू प्रोवाइड मैक्सिमम बेनिफिट टू माइग्रेंट्स हु लिव इन अदर स्टेट्स एंड फाइंड इट डिफिकल्ट टू सबमिट एड्रेस प्रूफ। इस सेकेंड पार्ट में, इसका जो सेकंड पार्ट आता है उसमें हमने माइग्रेंट वर्कर्स को भी क्या क्या इंक्लूड किया। क्योंकि क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप रहने वाले यूपी के हैं लेकिन आप काम करने कहाँ चले गए, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में चले गए, ठीक है। आपने यूपी से कहाँ माइग्रेट किया? आंध्र प्रदेश में यहाँ पे माइग्रेट किया। अब माइग्रेट किया तो यहाँ पर जो एड्रेस प्रूफ है इसको प्रूफ करने में मतलब आपका जो एड्रेस है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। तो इसी के चलते यहाँ पर जो हमारा सेकेंड पार्ट आता है प्रधानमंत्री सेकेंड इसका जो प्रोविजन आता है तो इसमें ये बेनिफिट किया गया कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उन्हें भी इसके अंडर क्या किया जाएगा, आपका बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर सिर्फ उन्हें क्या करना होगा। So the worker would only be required to submit a self declaration of their residential address to get the gas connection। तो उनको सिर्फ अपना सेल्फ जो डिक्लेरेशन है उसे सबमिट करना होगा। ये किसके अंदर आता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्या होता था पहले के टाइम पर, हम बात करते हैं स्पेशली इन रूरल एरियाज, यहाँ पर हम जो आपके वुड होती हैं फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ करते थे। फॉसिल फ्यूल जो फ्यूल होता था इसमें लकड़ियाँ जलाते थे, आपके जो कंडे होते हैं इन सारी चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते थे। इससे क्या जनरेट होता था? आपका स्मोक जनरेट होता था। ये किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता था? आपका कार्बन का जो एमिशन होता था उसमें बढ़ावा करता था और साथ साथ जो विमेन की हेल्थ है उन पर भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता था। इसी के चलते इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो विमेन है, विमेन को एम्पावर करने के लिए और उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस स्कीम को लेकर, इस योजना को लेकर आया गया था। रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ इन इंडिया ड्यू टू अनक्लीन कुकिंग फ्यूल। तो यहाँ पर जो अनक्लीन कुकिंग फ्यूल से इनके कारण जो इंडिया में डेथ हो रही थी उसे डिक्लाइन करना, रिड्यूस करना हमारा मेन टारगेट था। इवन जो लार्ज नंबर ऑफ जो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन थे वो भी क्या कर रहे थे, ये रेस्पिरेटरी इलनेस से यहाँ पर जूझ रहे थे। तो ये जो मेनली क्यों हो रहा था? आपका जो इंडोर एयर पॉल्यूशन ड्यू टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल, ये फॉसिल फ्यूल के बर्न होने के कारण आपका मेनली यहाँ पर इंडोर पॉल्यूशन हो रहा था। तो इसके कारण हमने क्या किया, इस स्कीम को लेकर। So what are the features of this Ujjwala 2.0? So the scheme will provide financial support। ये स्कीम आपकी क्या करेगी, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 1600 रुपीज़ फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो फर्स्ट रिफिल है ना, एंड हॉट प्लेट वो जो आपकी क्या होगी, बेनिफिशरीज के लिए फ्री होगी। इसमें मेनली हमारा जो टारगेट है कि हर एक घर में क्या करना है, हमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन में 50 मिलियन जो विमेन है उन्हें कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करने का हमारा मेन टारगेट था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो ST/STs हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना, बेनिफिशरीज ऑफ अंत्योदय अन्य योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, टी गार्डनर एंड आइलैंड्स, इनको भी इस स्कीम के अंडर क्या करना है, आपका
प्रोवाइड करना है, जो टारगेट से इनको लेकर आना है। ओके, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो चैलेंज क्या आ रहा है कि ठीक है आपने फर्स्ट टाइम क्या कर दिया, रिफिल फ्री कर दिया, हमने फर्स्ट रिफिल फ्री किया, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है कि लोग यहाँ पर रिफिल नहीं करवा रहे हैं। सो इनकरेजिंग, हमें उन्हें क्या करना होगा, इनकरेज करना होगा कि आपके जो एलपीजी रिमेन्स है ना, जो आप यूज कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर आप क्या करिए, फिर से रिफिल करवाइए, क्योंकि रिफिल में सबसे बड़ा उनका यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि देयर आर डेफिशिएंसीज सच एज insurance and connection to unintended beneficiaries and problems with the software of the state-run oil marketing companies for identifying intent beneficiaries and inadequacy in the deduplication process। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, deduplication process बहुत ज़्यादा हो रही है, duplication process ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण जो मेन बेनिफिशरीज हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो ये कुछ चैलेंजेस थे और ये स्कीम थी। आई होप आपको ये स्कीम यहाँ पर क्लियर होंगी। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारा जो मेन सेक्शन है संडे का, साइंस सेक्शन। ओके, तो पहला आर्टिकल क्या है, रिसर्चर्स फाइंड द कॉजेस ऑफ नोजिया सिकनेस इन प्रेगनेंसी। अब देखिए, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो विमेन होती हैं, लेडी होती है, उसमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और नोजिया होता है। नोजिया क्या होता है, मतलब कि आपको ऐसे वॉमिट जैसा फील होता है, आप कुछ भी खाने के लिए जाते हैं तो आपको खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है, ऑल टाइम ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा बीमारी है और सिकनेस जैसा होता है। तो इनके बीच का जो कनेक्शन है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की गई है। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे क्या फाउंड आउट किया, हैव फाउंड अ लिंक बिटवीन इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स एंड नोजिया ड्यूरिंग pregnancy including morning sickness. The result published metabolic these it shedded light on these complex metabolic process and offer potential avenues for treatment going forward. So the majority of pregnancies 70% are affected by nausea and vomiting. यहाँ पर जो 70% आपकी प्रेगनेंसी होती है वो नाउजिया और वॉमिटिंग से क्या होती है, आपकी अफेक्ट होती है। इससे क्या होता है, मेनली इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जब ओव्यूलेशन होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो जो आपका फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है मदर का, जो एक्सपेक्टेड यहाँ पे फर्स्ट ट्रिमेस्टर होता है, ट्रिमेस्टर मतलब स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिकनेस होती है। क्यों होती है, नोजिया फील होती है, क्योंकि उस टाइम पर जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ही लार्ज नंबर पर प्रोड्यूस होते हैं। सो द हार्मोन ग्रोथ डिफरेंशिएट फैक्टर ऑफ 15 हैज़ प्रीवियसली बीन इम्प्लीकेटेड इन द मॉर्निंग सिकनेस इन द प्रीवियस लिटरेचर। तो यहाँ पर जो आपके हार्मोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होते हैं और बहुत ही लार्ज नंबर पर उनकी ग्रोथ होती है, और कभी ग्रोथ होती, कभी ग्रोथ नहीं होती। तो ये जो फ्लैक्चुएशन होता है, ड्यू टू दीज फ्लैक्चुएशन हमें ये देखने को मिला है कि इतना ज्यादा नोजिया और वॉमिटिंग जैसी हमें चीजें दिखाई देती हैं। उसके बाद ये कहा जाता है कि एनालिसिस ऑफ placental and maternal samples reveal that the fetus is responsible for the majority of the hormones circulating in the maternal plasma। उसके बाद जब धीरे धीरे आपका फीटस ग्रो करता है तो फीटस भी बहुत ही बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर है, आपका मेजोरिटी फैक्टर है, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा मैटरनल प्लाज्मा होता है, एक तरीके से प्लाज्मा में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं। ड्यू टू दैट यहाँ पर जो हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरमेसिस जो होता है वो हमें दिखाई देता है। सो ये कंडीशन एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि our findings support a putative causal role for fetally derived GDF15 in the nausea and vomiting of human pregnancy with maternal sensitivity at least partially determine the pre-pregnancy exposure to the hormones। तो यहाँ पर हार्मोन से बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हमें दिखाई देता है, ड्यू टू दैट हमें ये बहुत ज़्यादा नाउजिया और सिकनेस प्रेगनेंसी के टाइम पर होती है। ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। तो इसमें मेन जो आपका फैक्टर आ जाता है, क्या आ जाता है, हार्मोन्स आ जाते हैं। हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा आपका फ्लैक्चुएट होते हैं, इवन जब फीटस होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके कारण जो हार्मोन्स होते हैं आपके, है ना, वो आपकी पूरे प्लाज्मा में सर्कुलेट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज लेवी 20 to 30% हेल्थ टैक्स ऑन फूड हायर इन शुगर सॉल्ट फैट स्टडी। अब एक स्टडी यहाँ पर सामने आई है, पब्लिश की गई है, और उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि आपके जो ये बेवरेजेस हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, है ना, तो उसमें अगर हम हेल्थ टैक्स को, मतलब जो टैक्स है उसमें अगर हम उसको ज़्यादा कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका जो कंजप्शन है उसका कम हो जाएगा। सो द रिकमेंडेशन इज एन आउटकम ऑफ स्टडी कमीशन बाय नीति आयोग विच इज स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ इम्पोजिंग हेल्थ टैक्स एंड वार्निंग लेबल्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस। तो जैसे कि हमें पता है कि शुगर और सॉल्ट का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा, स्पेशली इंडिया की बात करें तो इंडिया में शुगर और सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो शुगर और सॉल्ट का इंटेक दूसरी चीज़ों से कैसे बढ़ता है आपका, जो हम यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड होते हैं, हम ये चिप्स का यूज़ करते हैं, बेवरेजेस का यूज़ करते हैं, तो इन सबको मतलब कि
जो फूड आइटम्स हैं इनको प्रिजर्व करने के लिए इसमें शुगर एंड सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आज के टाइम पर इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो इसी के चलते ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसमें टैक्स लगाते हैं, है ना, इन आइटम्स पर टैक्स लगाते हैं और वार्निंग का जो लेबल है उसको यहाँ पर इम्पोज करते हैं, तो ये क्या करेगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको इंकरेज करेगा हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिस की तरफ। सो करेंटली शुगर स्वीटनर बेवरेजेस जो आपके एसएसबी हैं, शुगर स्वीटनर बेवरेजेस हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि 28% जीएसटी प्लस 12% इसमें सेस लगाया जाएगा, वाइल हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर प्रोडक्ट्स ओनली अट्रैक्ट 12% जीएसटी। सो वाइल ग्लोबल एवरेज कंजप्शन ऑफ शुगर इज 22 kg पर पर्सन पर ईयर। यहाँ पर अगर हम ग्लोबल एवरेज कंजप्शन की बात करते हैं, पर ईयर में कंजप्शन कितना होना चाहिए, ओनली 22 kg होना चाहिए। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं सो इट इज 25 kg, मतलब साल भर में हम 25 kg जो शुगर है उसका कंजप्शन करते हैं। फ्री शुगर कंजप्शन इन इंडिया इज 5 times द WHO रिकमेंड थ्रेशोल्ड। तो WHO ने जो रिकमेंड किया है फ्री शुगर कंजप्शन का इंडिया में, वो क्या है आपका 5 times ज्यादा है। अब हम एसएसबी की बात करते हैं, जो आपके शुगर स्वीटनर बेवरेजेस होते हैं, उसमें अगर ये कहा जा रहा है कि हम 10 to 30% क्या करते हैं, हेल्थ टैक्स आपका उसमें इम्पोज करते हैं, तो इससे क्या होगा 7 to 30% यहाँ पर उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। अगर हम HFS की बात करते हैं, HFS क्या हो जाता है आपका, जो हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर है, इसमें अगर हम 10 to 30% हेल्थ टैक्स इम्पोज करते हैं तो इससे 5 to 25% इसकी जो डिमांड है वो डिक्लाइन होगी। उसके साथ साथ इफ शुगर कॉस्ट 100 रुपये बेस प्राइस विद करंट जीएसटी एट 18% इट कॉस्ट 180 रुपीज विद द प्रपोज एडिशनल टैक्स इंक्रीज 10 to 30%, एस्टिमेटेड द प्राइस कंज्यूमर विल बी 128 to 148। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी यहाँ पर 80% क्या लगाया जा रहा है, करंट जो शुगर है आपका शक्कर, उसमें 18% का शुगर का कॉस्ट लगाया जा रहा है। तो अभी जो बेस प्राइस अगर इसका 100 रखते हैं, देखिए अगर बेस प्राइस आपकी शुगर का 100 रुपीज है, हमने इसमें क्या किया 18% का टैक्स लगाया, तो टोटल आपको कितने में मिलेगा शुगर 118 रुपीज में। अगर बेस प्राइस आपका 100 ही है और इसमें हमने कितना 10 to 30% क्या लगाया आपका टैक्स लगाए, तो इससे क्या होगा आपका जो प्राइस है वो कितना हो जाएगा 128 to 148 रुपीज हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ पर शुगर का कंजप्शन कम करेंगे या नहीं करेंगे, क्या अभी भी आप 128 और 148 रुपीज में शुगर को परचेस करेंगे। तो इससे ये कहा जा रहा है कि अगर हम टैक्स लगाते हैं तो जो इसका कंजप्शन है उसकी जो डिमांड है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होगी। ओके, सो यहीं पर ये बात की जा रही है, एडिशनल टैक्स को प्रपोज किया गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा है कि अगर बात करते हैं टैक्सिंग ऑन अनहेल्दी फूड मोर इज लाइकली टू reduce demand while increase government revenue for reinvestment back in public health। तो ये कहा जा रहा है कि अगर जो भी आपके अनहेल्दी फूड आइटम्स हैं अगर हम उसमें टैक्सिंग करते हैं तो इससे क्या होगा, उसकी जो डिमांड होगी वो कम होगी और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ना, वो यहाँ पर जनरेट होगा जिसको वो फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके पब्लिक हेल्थ के लिए। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप देखेंगे अप टू 17 कंट्रीज हैव इम्पोज्ड हेल्थ टैक्स। अब तक यहाँ पर 70 कंट्रीज ने क्या किया, हेल्थ टैक्स को इम्पोज किया है। इसमें मेनली कौन कौन सी आ जाती है आपकी, मैक्सिको, चिले, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका। तो इन सब में यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है, हेल्थ टैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। इससे क्या होता है, जो ये जब टैक्स लगता है तो जो परचेसिंग पावर होती है बेवरेजेस की और सारी, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ यहाँ पर आपके पास कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज कलरेशन में बी मोर देन स्किन डीप फॉर फ्रॉग्स। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जैसे कि अपन बात करते हैं फ्रॉग्स की और टॉट्स की, आपने देखा होगा दे आर डिफरेंट इन कलर्स, है ना। ये क्या होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो फ्रॉग और टॉट्स में कलर वेरिएशन है, ये क्या करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस एंड पैथोजेंस। जितने भी आपके जो पैथोजेंस है एंड स्ट्रेस है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है, इससे उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो द फाइंडिंग सजेस्ट दैट द कलर ऑफ दीज एम्फीबियन स्पीशीज में इम्पैक्ट देयर एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग चेंजिंग क्लाइमेट। मे बी क्लाइमेट चेंज के कारण इनकी जो एबिलिटी है सर्वाइव करने की, वो यहाँ पर चेंज हो सकती है। बट एक तरीके से रिसर्चर्स को ये भी फाउंड हुआ है, ये कहा गया है कि जो लाइट कलर के आपके जो फ्रॉग और टॉट्स है वो हाईली वल्नरेबल है, वो क्या कर सकते हैं, जो हीट है उसको यहाँ पे टॉलरेट कर सकते हैं। बट जो यहाँ पर मतलब डार्क कलर में है उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो दे फाउंड पैथोजन रेजिस्टेंस वाज द हायर इंपॉर्टेंस इन द ट्रॉपिक्स। तो ये जो हायर रेजिस्टेंस होना चाहिए किसमें, ट्रॉट्स में, जितने भी आपके स्पीशीज हैं, तो ये हमारे लिए ट्रॉपिक एरिया में इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ऑनलाइन सर्च इंक्रीज द वेरासिटी ऑफ फेक न्यूज। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि कोई भी न्यूज आती है तो हम क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन सर्च करते हैं, है ना।
तो ये कहा गया है पीपल आस्क द एवेल्यूएट द ट्रुथफुलनेस ऑफ फेक न्यूज स्टोरीज यूजिंग अ सर्च इंजन मे बी मोर लाइकली टू बिलीव इन द मिस इन्फॉर्मेशन एज ट्रूथ। अब जैसे कोई भी न्यूज आई, हमने क्या किया, हमें उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमने क्या किया, सर्च किया उसके बारे में। जब हम सर्च करते हैं तो उस न्यूज के बारे में 1 से लेकर आपकी 10 यहाँ पर लिंक्स आ जाती हैं जिसमें अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं सेम न्यूज के बारे में। आपकी सेम न्यूज है, सेम इंसिडेंट है मान लीजिए, उसके बारे में आपको अलग अलग यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये कहा जा रहा है कि जो ये ऑनलाइन सर्च है इसके कारण क्या हो सकता है, जो आपकी फेक न्यूज की वेरिसिटी है वो और ज्यादा, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इट इज बिलीव दैट द, इससे क्या होगा, जो आपकी लो क्वालिटी जो न्यूज सोर्सेस हैं इनकी एक्यूरेसी और ज्यादा धीरे धीरे क्या हो रही है, सर्च इंजन के थ्रू यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो इसे हमें अब क्या करना होगा, रोकना होगा। नेक्स्ट वन इज फ्री रैगिंग कैट्स मे बी कैटास्ट्रॉफिक फॉर वाइल्ड स्पीशीज। अब आपकी जो फ्री रैगिंग कैट्स होती हैं, जैसे कि जो डोमेस्टिक कैट्स की अगर हम कैट्स की बात करते हैं, जो आपकी बिल्लियां हैं, है ना, तो यहाँ पर टोटली ये कहा जा रहा है कि मोर देन 200 अदर एनिमल स्पीशीज ये क्या करती हैं, आपकी जो अदर एनिमल स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, तो यहाँ पे 2000 से ज्यादा जितनी भी आपकी स्पीशीज है ये इनको खा जाती हैं। ये जो भी आपकी डोमेस्टिक कैट्स हैं वो क्या करती हैं, इनको खा जाती हैं। सो इंक्लूडिंग 350 स्पीशीज ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न्स। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन जो हमारी कंसर्न स्पीशीज हैं, तो इसमें कौन सी आपकी 350 स्पीशीज इंक्लूड है, क्योंकि रिसर्चर्स हैव फाउंड 2083 डिस्टिंक्ट स्पीशीज कंज्यूम इंक्लूडिंग 981 बर्ड्स। ये जो आपकी कैट्स होती हैं वो बर्ड्स को भी खाती हैं, है ना, ईट करती हैं, और 463 रेप्टाइल्स, 431 मैमल्स, 119 इंसेक्ट, 57 एम्फीबियन स्पीशीज, वेल 33 स्पीशीज फ्रॉम अक्रॉस द अदर ग्रुप एनिमल। और यहाँ पर जो अदर ग्रुप एनिमल्स हैं मैमल्स के, उनको भी ये क्या करती हैं, ईट करती हैं। सो एटलीस्ट यहाँ पर 347 जो स्पीशीज हैं, जो कंसर्न स्पीशीज हैं, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या बनता जा रहा है, कैटास्ट्रॉफिक बनता जा रहा है। मतलब ये जो फ्री रैगिंग कैट्स हैं एक तरीके से खतरा साबित हो रही हैं हमारी वाइल्ड स्पीशीज के लिए, और जो भी हमारी कंजर्वेशन मतलब कि जिन्हें हमें सेव करना है, बचाना है जिन स्पीशीज को, उनके लिए क्या होती जा रही है, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल अब देखिए यहाँ पर व्हाट मे 2024 होल्ड फॉर द इकोनॉमी। यहाँ पे इकोनॉमी की बात की जा रही है कि हमारी 2024 आने वाली इकोनॉमी कैसे होगी। सो द इंडियन इकोनॉमी हैज लेफ्ट कोविड शैडो बिहाइंड एंड नेगोशिएट ग्लोबल हैंडबिल्ड वेल। अब देखिए हमारे कोविड के टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो कितनी खराब हो चुकी थी, कंडीशन हमारी बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया, अपने आप को आगे लेकर आए, है ना। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर हम फोरकास्टिंग करें कि 2024 की हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसे होगी, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि देखिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण जो आपके ऑयल के प्राइसेस है वो एलिवेट हुए हैं, हाई इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है, इकोनॉमी स्लो डाउन देखने को मिला है, यहाँ पे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है अगर हम बात करते हैं उसमें हमें देखने को मिले, बट स्टिल यहाँ पर इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह सामने निकल कर आया है ना। फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं, आरबीआई ने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 6.5%, मतलब रिसेंटली इसको रेज करके 7% कर दिया है कि आने वाले टाइम पर मतलब इन रिसेंट नेक्स्ट ईयर जो हमारी जीडीपी ग्रोथ होगी वो कितनी होगी, 7% होगी। इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं कि 6% तक हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमें क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि नए नए यहाँ पर आपके जो इंटरनेशनल लेवल पर आपके जो कंसर्न्स है वो सामने बढ़कर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रेड सी है, रेड सी कॉरिडोर में यहाँ पे कुछ चैलेंजेस पोज हो रहे हैं, यहाँ पर प्लस डिस्ट्रप्शन, आपको जो शिपिंग अटैक हुआ है रेड सी में आपने यहाँ पर देखा ही। तो इस तरीके की जो डिस्ट्रप्शन है ये क्या कर सकते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा चैलेंज बन सकते हैं, जो कि स्टेबिलिटी जो आउटलुक हम यहाँ पर मेजर करना चाहते हैं, है ना, जो डिमांड है इसको यहाँ पर हर्ट कर सकता है। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन थोड़ा सा हमारे, फॉर एग्जांपल मेनली यहाँ पे जो इंडिया की इन्फ्लेशन है इसमें हमने अभी कंट्रोल किया है, बहुत ही हद तक कंट्रोल कर लिया है। जो हमारा टारगेट था 4% का, जो आइडियल टारगेट होता 4%, तो 4.7% जो हमारा फाइनल टारगेट था इसमें जुलाई सितंबर तक हम पहुंच चुके हैं। बट ये भी कहा जा रहा है कि ये जो अल नीना इफेक्ट है ये क्या कर सकता है, आपकी जो राबी सोइंग है इसको हर्ट कर सकता है। तो ये थोड़ा सा जिसके कारण जो हमारे फूड प्राइसेस, फूड आइटम्स लाइक पल्सेस हैं इन पर प्रेशर हो सकता है, और जो हमारा हाउस होल्ड बजट्स है ना, उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया गया है कि अब देखते हैं फर्दर यहाँ पर हमारे सामने क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट वन इज, ये आर्टिकल आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, टेक्सटाइल सेक्टर फेसेस ESG चैलेंजेस। हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो ESG चैलेंज फेस कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस ESG चैलेंज? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस
प्रिंसिपल, ये आपके कुछ चैलेंज है। इसमें मेनली क्या हुआ है कि हमें क्या करना है, आपको जो टेक्सटाइल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसका तो मेन टारगेट ये है कि टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी को हमें इनिशिएट करना है। टेक्सटाइल जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टेक्सटाइल है, तो हमें इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को लेकर आना है, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है और इको फ्रेंडली टेक्सटाइल प्रोसेस की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ना है। मतलब एक तरीके से हमें यहाँ पर रीयूज रिसाइकल ये वाला जो प्रोसेस है पूरा करना है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये जो ESG आ रहा है, इसके कारण जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसको चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। सो देयर इज अ पैल्पेबल कंसर्न्स इन इंडियाज टेक्सटाइल सेक्टर डोमिनेटेड बाय स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल MSME सेक्टर है। अबाउट इम्पैक्ट ऑफ न्यू रूल्स, यहाँ पर जो EU के न्यू रूल्स आने वाले हैं टू कर्ब द कार्बन एमिशन एंड कंप्लाई विद ESG नॉर्म्स, देयर इज ऑल्सो अ रिकॉग्निशन दैट दिस माइट बी द मोमेंट टू अटेम्प्ट पैराडाइम शिफ्ट इन सोर्सिंग, प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड सप्लाई प्रोसेस। तो यहाँ पर ये सोर्सिंग, प्रोडक्शन और प्राइसिंग में यहाँ पर थोड़ी सी हमारे लिए चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज पोज कर सकते हैं इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। ओके, अभी यहाँ पर देखिए मेनली ये कहा जा रहा है कि हमें जो कार्बन क्रेडिट है, सस्टेनेबल होम की तरफ आगे बढ़ना है, कार्बन क्रेडिट को बात करना। तो देखिए इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो EU जो है हमारा, यूरोपियन यूनियन, वहां पर हमारा 16% टेक्सटाइल इम्पोज होता है, सॉरी इम्पोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, नॉट इम्पोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बहुत बड़ा मार्केट है हमारा EU। लेकिन अगर यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पर ये रूल्स आ जाते हैं, आपका ESG के रूल्स आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा कंसर्न निकल कर आता है ना। क्योंकि मेनली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, जितने भी मटेरियल्स उन्हें रिसाइकल और रीजनरेट करिए। लेकिन जो रीजनरेटिंग साइकिल, रीजनरेट के द्वारा आपके जो प्रोडक्ट्स निकल कर आते हैं, मटेरियल निकल कर आते हैं, तो लोकल मार्केट में अगर हम रिटेलर्स की करें तो वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को ही यहाँ पर जो प्रीमियम प्राइस होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए, उसको यहाँ पर सेल करते हैं, है ना। और अगर हम रिसाइकल करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो आपका फ्रेश कॉटन है और रिसाइकल कॉटन की बात करेंगे तो उसमें कितना ज्यादा डिफरेंस होगा, आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्वालिटी में क्या हो सकता है, आपका यहाँ पर डेट्रोइट हो सकती है आपकी क्वालिटी, और जो गारमेंट्स की यहाँ पर जो क्वालिटी है, इसमें यहाँ पर ब्लेंडिटी हमें देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है, आई होप आपको ये यहाँ पर ये पूरा क्लियर होगा। तो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट न्यूज़ और आर्टिकल्स से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड कर ली हैं, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज हमने क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं किए हैं, कल से यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाएंगे। कल आपका यहाँ पर नया साल है, नया दिन है, तो मैं आप सभी को यहाँ पर अभी से बधाइयाँ देती हूँ, नई साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।